यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन पर बवाल मचा हुआ है और जो बवाल करने वाले लोग हैं उनके तर्कों को सुनकर ऐसा लगता है जैसा कि उन्होंने यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन की जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन की कॉपी है उसे नहीं पढ़ा है। सोशल मीडिया पर अधकचरी और भ्रामक जानकारियां बहुत फैलती हैं, वहां से जानकारी इकट्ठा की है। उनके भीतर का जातिगत जो पूर्वाग्रह है वह खत्म नहीं हुआ है और इसी हिसाब पर वह सोचते हुए यह कह रहे हैं कि जो यूजीसी का नया एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन आया है उसमें सवर्ण जातियों के साथ जो भेदभाव होता है उसे शामिल नहीं किया गया है। हिंदू ऊंची जातियों के साथ जो भेदभाव होता है उसे शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस रेगुलेशन को खारिज कर देना चाहिए। यह उनका तर्क है। जबकि जब ओरिजिनल जो कॉपी है रेगुलेशन को उसको ईमानदारी से पढ़ा जाता है तो ऐसा किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो चलिए इस वीडियो में जो यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन की ओरिजिनल कॉपी है उसी के हिसाब से इस पूरे मसले पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में कहें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहुत मोटे तौर पर कहें तो भारत में ज्यादातर उच्च शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट, कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो सरकारी संस्था काम करती है उसे यूजीसी कहा जाता है। यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस का एक संक्षिप्त इतिहास है। साल 2012 में भी यूजीसी का एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस था, मगर वह मजबूत नहीं था और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं होता था विश्वविद्यालयों में। विश्वविद्यालय के परिसर में उसके बाद कुछ वंचित समूह से आने वाले छात्रों ने आत्महत्याएं की, जिसमें सबसे बड़ा मामला रोहित वेमुला का है। तो इसके बाद इनके गार्जियन सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किया, कहा जाए तो एक तरह का आदेश दिया कि जो सरकार है वो मजबूत एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन बनाए, विश्वविद्यालय परिसर में मजबूत एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लागू हो, प्रतीकात्मक नहीं। और इसी आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हस्तक्षेप किया, यह एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन आया है जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है। तो इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन को जब हम यूजीसी के वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से ओरिजिनल कॉपी निकालते हैं तो उसकी जो हेडिंग लिखी गई है वह हेडिंग यह है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। इसका मतलब यह हुआ, अगर केवल शीर्षक को पढ़ें तो यह कहीं से भी इसमें जाति नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन बवाल किस पर छुड़ा हुआ है? जाति, जाति और जाति पे। शीर्षक बता रहा है कि समता के संवर्धन हेतु, प्रमोशन ऑफ इक्विटी के लिए, और विश्वविद्यालय के माहौल में ऐसे कई कारक होते हैं जिससे समता मूलक एक स्थिति नहीं पनपती है। तो जो भी कारक हैं उन सभी कारकों को खत्म करने के लिए यह रेगुलेशन आया है, जिसमें केवल जाति जाति की चर्चा की जा रही है। केवल जाति एक कारक नहीं होता है। अब अगर इसके मकसद को पढ़ें, अगर ओरिजिनल कॉपी से, तो चीजें और स्पष्ट होंगी। मकसद क्या लिखा गया है इस रेगुलेशन का? मकसद यह लिखा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। यह इसका मकसद है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इन सब के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उन सब को इस रेगुलेशन के भीतर शामिल किया गया है। इस रेगुलेशन का यही मकसद है कि उस तरह के भेदभाव का उन्मूलन, मतलब खत्म, यानी कि उनका इरेडिकेशन किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय में, उच्च शिक्षण संस्थानों में एक इंक्लूजन, एक समावेशी माहौल बने। और इसमें यह बात लिखी गई है कि खासकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगजनों, मतलब SC, ST, OBC,
ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों, इनके साथ खासकर शब्द पे जोर दिया गया है, इनके साथ जो इनके वजह से, इनकी जाति की वजह से, इनके क्लासिफिकेशन की वजह से जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए रेगुलेशन आया है। यह बात तो लिखी नहीं गई है कि केवल जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, यहां पर तमाम तरह के कारण बताए गए हैं जिनके आधार पर भेदभाव होता है, उनको खत्म करने के लिए रेगुलेशन आया है। तो जो भी बवाल मचा हुआ है कि एक ऐसा रेगुलेशन आ रहा है जिसमें सवर्ण जाति के साथ जो भेदभाव होता है उसको नहीं स्वीकार किया जा रहा है, वह ऐसा लगता है जैसे कि उन लोगों ने इसकी ओरिजिनल कॉपी को पढ़ा ही नहीं। यह मकसद साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि जितने भी तरह के भेदभाव हैं उनको खत्म करने के लिए। अब आप आइए इसकी परिभाषा देखिए। जाति आधारित भेदभाव, इस परिभाषा की जो इसमें परिभाषा दी गई है उसको लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मचा है, जबकि समझने वाली बात यह है कि यह केवल परिभाषा है। परिभाषा यानी कि डिफिनीशन, किसी भी रेगुलेशन में जो डिफिनीशन होता है वह संविधान सम्मत होना चाहिए, और डिफिनीशन अपने आप में क्या होता है, प्रोविजन नहीं होता है। तो डिफिनीशन अपने आप में प्रोविजन नहीं होता है, वो केवल प्रोविजन में जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी व्याख्या होती है। तो अगर उस पूरे प्रोविजन को पढ़ना है, अगर उस पूरे रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानना है, तो वह बस एक व्याख्या को बताएंगे। समग्रता से पढ़ने के लिए, समग्रता से जानने के लिए उसके उद्देश्य को, उसके प्रोविजन को, उसकी प्रक्रिया को, जितने प्रावधान है सबको पढ़ना होगा और उसे समझना होगा। केवल परिभाषा के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो परिभाषा को, एक परिभाषा है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। परिभाषा क्या है जिस पर बवाल मचा हुआ है? जाति आधारित भेदभाव, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। इसको लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। यहीं पर यह कहा जा रहा है कि जाति आधारित भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा में सवर्ण जातियों को नहीं शामिल किया गया है। एससी को शामिल कर लिया गया, एसटी को शामिल कर लिया गया, ओबीसी के साथ जो भेदभाव होता है उसको शामिल कर लिया गया, मगर जो सवर्ण जातियों के साथ भेदभाव होता है उसे नहीं शामिल किया गया। अरे भाई, आप ही बताइए कि सवर्ण जातियों के साथ क्या जाति के आधार पर भेदभाव होता है? जाति के सोपान क्रम में, हायरार्की में सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है? सवर्ण जातियां ऊंची जातियां हैं। उन्हीं की पहुंच ज्ञान तक है, उन्हीं की पहुंच ताकत तक है। आंकड़े सब यही बताते हैं। ऐतिहासिक तौर पर जो वंचना का शिकार रही हैं वह निचली जातियां रही हैं। सारे आंकड़े यही बताते हैं। विश्वविद्यालय, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, नेता, हर फील्ड में देखिए तो ऊंची जाति के जो लोग हैं वह ताकत के पदों पर है। भारत में इनकी आबादी कम है, मगर ऐतिहासिक तौर पर क्योंकि ये जाति के सोपान क्रम में ऊंचे क्रम में आते हैं, इनकी संसाधनों तक पहुंच ज्यादा रही, नॉलेज तक पहुंच ज्यादा रही, इसकी वजह से यह अब भी ताकत के पदों पर कम होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा है। यह ताकत के पद पर हैं, तो ये कैसे जाति आधारित भेदभाव का शिकार हो सकते हैं? मगर सवर्ण जाति से आने वाले ज्यादातर लोगों का इस रेगुलेशन पर यह विरोध है कि सवर्ण जातियों के साथ भी भेदभाव होता है, इसमें नहीं शामिल किया गया। तो सवर्ण जातियों के साथ क्या भेदभाव होता है, पहली यह बात तो आनी चाहिए ना। अभी तक इस पर कुछ भी निकल करके नहीं आया। अब अगर हम आते हैं तो एक और परिभाषा है, जिस परिभाषा में भेदभाव का क्या मतलब है, यह बात लिखी हुई है। भेदभाव का अर्थ नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, यह लिखा गया है। मतलब जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, उसकी परिभाषा देते हुए बताया गया है कि धर्म, नस्ल, कास्ट, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता और इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी हितधारक, यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टेक होल्डर हो, छात्र हो, टीचर हो, कर्मचारी, कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर अनुचित, अनफेयर, भेदभावपूर्ण, डिफरेंशियल और पक्षपातपूर्ण, बायस्ड व्यवहार होता है
तो उसे भेदभाव माना जाएगा। जो उसके मानवीय गरिमा पर चोट पहुंचाता है उसे भेदभाव माना जाएगा। इसका मतलब यह निकला, उद्देश्य को पढ़ें, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को पढ़ें, भेदभाव की परिभाषा को पढ़ें, हितधारक की परिभाषा को पढ़ें, सबको मिलाकर के पढ़ें। तो इसका मतलब अगर निष्कर्ष निकालें तो यह होगा कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी पर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो यह जाति आधारित भेदभाव होगा। और अगर सवर्ण जातियां ये कह रही हैं कि उनको भी कहा जाता है कि तू ब्राह्मण है, तू विशेषाधिकार लेके चल रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, इस तरह की जो बातें करके भेदभाव किया जाता है, तो उस भेदभाव को भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव किया गया। मगर वह भेदभाव जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा, वह भेदभाव है, वह सामान्य भेदभाव है, वह केवल डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब उसकी भी शिकायत की जा सकती है, लेकिन वो कैटेगरी केवल डिस्क्रिमिनेशन की होगी। परिभाषा स्पष्ट कह रहा है। मतलब जो ये विरोध किया जा रहा है, सवर्ण जातियों के साथ होने वाले भेदभाव को नहीं शामिल किया गया, मगर यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखता है जब भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव और इस रेगुलेशन के उद्देश्य को पढ़ा जाता है तो सवर्ण जातियों के साथ होने वाले भेद का भाव को भी शामिल किया गया है, केवल उसे जाति आधारित भेदभाव नहीं माना गया है। मतलब पीड़ित व्यक्ति जो सवर्ण जाति से आता है वह भी शिकायत कर सकता है। यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जिसमें एक इक्विटी कमेटी होगी, उसके पास सारी शिकायतें जाएंगी तो वह भी शिकायत करने का अधिकारी है। मतलब यह कहना कि जो सवर्ण जातियों से आने वाले सदस्य हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसे नहीं स्वीकार किया गया है, यह सही नहीं। रेगुलेशन पर बवाल मचाने वालों का तर्क यह भी है कि जाति आधारित भेदभाव में ओबीसी के साथ जो भेदभाव होता है जाति के आधार पर उसको शामिल किया गया है। तो जब ओबीसी को शामिल कर लिया गया तो सवर्णों के साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसे क्यों नहीं शामिल किया गया? एससी एसटी के साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसे ही रहने दिया जाता। सवर्णों के साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव को भी शामिल करना चाहिए। जब ओबीसी को शामिल कर लिया गया कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो यह भी उनका तर्क बताता है कि उन्होंने रेगुलेशन को नहीं पढ़ा है, क्योंकि रेगुलेशन स्पष्ट करता है कि केवल जाति के आधार पर नहीं, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग, इन सब के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके इरेडिकेशन के लिए, उन्मूलन के लिए आया है। और खासकर यह लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनको भी रखा गया कि इनके साथ जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए यह रेगुलेशन आया है। तो वही लोग जो यह बोल रहे हैं कि ओबीसी को क्यों रखा गया है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उन्हें प्रश्न यह भी खड़ा करना चाहिए कि तब ईबीसी को क्यों रखा गया है, ईडब्ल्यूएस को क्यों रखा गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को क्यों रखा गया है, दिव्यांग को क्यों रखा गया है। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने पूरा रेगुलेशन नहीं पढ़ा है। अगर वो पूरा रेगुलेशन पढ़ते तो ऐसा नहीं बोलते। संविधान के मुताबिक देखा जाए तो आर्टिकल 14, 15, 16 को मिलाकर पढ़िए तो स्पष्ट होता है। इन तीनों आर्टिकल को मिलाकर पढ़ा जाए तो जो निष्कर्ष निकलता है वह कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मगर राज्य के पास यह अधिकार है कि एससी एसटी और सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड समूह है उनके एडवांसमेंट के लिए वो स्पेशल प्रोविजन बना सके। तो संविधान सम्मत भी है। इसी से एससी एसटी और ओबीसी का वर्ग क्रिएट होता है और इसी आधार पर यह पूरा नियम बना हुआ है। तो यह संविधान सम्मत भी है ओबीसी को शामिल करना, और केवल ओबीसी को ही नहीं, ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया गया है, दिव्यांग को भी शामिल किया गया है, धर्म को, लिंग को, जिसके आधार पर भेदभाव होता है उन सबको शामिल किया गया है। तो यह तर्क भी जो खड़ा कर रहे हैं कि ओबीसी को शामिल कर लिया गया, सवर्णों को क्यों नहीं, तो इनका तर्क भी गलत है। अभी भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी, जो शिकायतों की जांच करेगी, उसमें केवल एससी एसटी और ओबीसी के सदस्य शामिल होंगे, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। यह जो रेगुलेशन है वहां पे साफ तौर पर लिखा गया है कि इक्विटी कमेटी का गठन इस प्रकार होगा, जो संस्थान का प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा। बताइए, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन होता है? उतने बड़े पद पर कौन है? डेटा उठा करके देखिए, ज्यादातर ऊंची जाति के ही लोग मिलेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य के रूप में, यहां पर भी ज्यादातर
ऊंची जातियों के ही लोग मिलेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी जो शिक्षकों के अतिरिक्त हो, यहाँ पर भी ऊंची जाति के लोग मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि ऐतिहासिक तौर पर जो ज्ञान के संस्थान थे और जो ज्ञान अर्जन का अधिकार था वो ऊंची जातियों के पास था। तो आज भी विश्वविद्यालयों में इनरोलमेंट ऊंची जातियों के छात्रों का ज़्यादा है और विश्वविद्यालय के शासन प्रशासन में, शिक्षण में ज़्यादातर लोग ऊंची जातियों से आने वाले लोग हैं। तो इन सब में ऊंची जातियों के लोग आने की संभावना ज़्यादा है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि समिति में जो इक्विटी कमेटी होगी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि SC, ST, OBC, महिलाओं और डिसेबल्ड पर्सन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ यह नहीं लिखा है कि इस कमेटी में केवल इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होगा, यह लिखा है कि इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? कोई भी अगर आप सिस्टम बनाएंगे जो भेदभाव के खत्म करने के लिए सिस्टम बना है तो उसमें जरूरी है कि जो ऐतिहासिक तौर पर वंचना का शिकार वर्ग है, क्लास है, उससे आने वाले सदस्य रहें। और यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि होने चाहिए, केवल बात नहीं लिखी गई है कि उनको भी आप शामिल कीजिए। तो ये कैसे हो गया कि इक्विटी कमेटी में केवल SC, ST और OBC के आएंगे? तो यह भी एक तरह से झूठ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।